प्रकृति की एक ऐसी अनोखी और अनमोल देन है जिसके बगैर जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। अगर जल ना हो तो प्राणियों और वनस्पतियों का अस्तित्व ही मिट जाएगा। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे उपयोग हेतु जल की मात्रा सीमित ही है और उसमें से भी कई क्षेत्रों में जल काफी प्रदूषित है, जिसका सिंचाई या अन्य कार्यों में प्रयोग करने पर हानि हो सकती है। इसलिए जल की जांच करवाना बेहद जरूरी हो जाता है। तो किसान भाइयों, खेतीबाड़ी के लिए सिंचाई जल जांच कहां से कराएं और इसके क्या फायदे हैं, आइए जानते हैं बिरसा कृषि विश्वविद्यालय रांची के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर A.N. पूरन से। किसान भाइयों, आज मैं आप लोगों को सिंचाई जल के बारे में बता रहा हूं कि उसका क्या महत्व है। तो बात आती है कि कुल घुलनशील तत्व हमारे पानी में कितना है, ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही लवण जो घुला हुआ मात्रा अगर ज्यादा होगा तो पौधा का जड़ को वो नष्ट कर सकता है। भारी तत्व पानी में अगर घुला हुआ हो, जो कि हम सिंचाई के लिए दे रहे हैं, उस पानी को अवशोषित करेगा, फिर वो फूल होते हुए आपका फल में जाएगा, साग सब्जी जो भी हैं उसमें चला जाएगा। उसके द्वारा क्या है, उसको जब हम खाएंगे तो वह हमारे शरीर में आएगा और कैंसर जनित रोग हमारा स्वास्थ्य में दुष्परिणाम ला सकता है। इसमें देखेंगे और एक चीज कि शहर के बीच में अगर कोई नाला गुजरता है तो उसमें बहुत दूषित जल होता है, जो कि भारी तत्व उसमें ज्यादा होती हैं और बहुत सारे तमाम चीजें हैं जो कि उसका जो पानी का जो गुणवत्ता है जो खराब करता है। इसको भी हम लोग लेबोरेटरी में जांच करके हम पता करते हैं कि ये किस तरह का विषाणु इसमें उपस्थित है। सिंचाई जल कृषि का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और किसान जल के लिए नलकूप, नहर, कुआं, तालाब, पोखर, नदी नालों पर निर्भर रहते हैं। अगर खेतों में अधिक रसायन प्रयोग किया जाए तो जल स्रोतों का पानी प्रदूषित हो सकता है और कृषि के लिए यह अपूरणीय क्षति का कारण बन सकता है। इसी प्रकार पानी का खारापन सिंचाई जल की एक बहुत बड़ी समस्या है। इसके द्वारा भूमि का खारा हो जाना एक धीमी प्रक्रिया है। जल की गुणवत्ता उचित न होने पर कृषि उत्पादन पर उसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसलिए जल को उपयोग करने से पहले इसकी गुणवत्ता की जांच करना आवश्यक है और इसके लिए जल का सही नमूना लेना चाहिए। आपको जल का जांच के लिए जो भी जल लेना है वो किस तरीका से लेना है उसके बारे में आपको बता रहे हैं। मान लीजिए आपका ये तालाब है या कुआं है या नदी है, नाला है या नहर है, तो उसमें आपको कैसे जल का सैंपल लेना है उसके बारे में आपको बता रहे हैं। जैसे पहला चीज है, हम जो भी कोई बोतल को पकड़ते हैं इस तरह से पकड़ते हैं, तो इस तरह से सैंपल नहीं लेना है जल का। उसको क्या करना है, इस तरह से समानांतर रखते हुए नीचे से ऊपर से नीचे की ओर जाना है। जैसे हम लोग जा रहे हैं ऐसे करके पूरे नीचे तक जाएंगे, बुलबुला के साथ वो पानी भरेगा और उसके बाद इसको ढक्कन हम बंद कर लेंगे। इस बात को विशेष किसान भाइयों आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि पानी का जो भी नमूना हम ले रहे हैं वो अगर गलत हो गया तो आपका सारा जो भी परिणाम होगा वो गलत ही होगा। इसलिए ये सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है, इस पे आप जरूर ध्यान दें। जल परीक्षण के लिए पानी का नमूना लेना जल स्रोत पर निर्भर करता है। अगर आप नलकूप से नमूना लेते हैं तो पहले 15 मिनट तक नलकूप के पानी को बहने दें। इसके बाद साफ प्लास्टिक की बोतल में पानी को एकत्रित करें। इसी प्रकार बहते जल स्रोत से पानी का नमूना लेने के लिए बहते हुए पानी को बोतल में भरें। इसी प्रकार तालाबों से नमूना लेने के लिए तालाब के बीच में जाकर पानी का नमूना एकत्रित करें। तो सबसे पहले जल जो भी आप सिंचाई का पानी का उपयोग कर रहे हैं उसमें आपको सबसे पहले देखना है कि वो पारदर्शिता कितना दिख रहा है, कितना साफ लग रहा है या गंदा दिख रहा है। दूसरा क्या है कि उस पानी में, उस जल में दुर्गंध है कि गंध नहीं है, ये आपको पहचान करना है। तीसरा है कि अम्लीयता या क्षारीय। तो किसान भाइयों, आप अपने घर में अम्लीय और क्षारीय जो पानी है इसका आप लिटमस पेपर एक आता है
उसके द्वारा आप इसका जांच घर में भी कर सकते हैं, जो कि अगर आप शहर के आसपास में हैं, लिटमस पेपर आसानी से मिल जाएगा। उसमें आप खुद जांच कर सकते हैं। एक आता है नीला, एक आता है गुलाबी। तो किसान भाइयों, ये हुआ आपका अम्ल के बारे में। अब आती है कोई भी पानी में लवण की मात्रा। अगर ये लवण की मात्रा में को अगर देखें तो हमारे लेबोरेटरी में एक आता है विद्युत चालक मापक। उससे ये पता कर सकते हैं कि ये पानी कितना इसमें लवण घुला हुआ है। जितना आप अपने से कर सकते हैं जांच खुद से, वो कर लें। अगर नहीं तो हमारे मुख्यालय हैं चाहे शहर में, जहाँ पे पानी का जांच अच्छा से होता है। अभी तो सरकारी संस्था बहुत सारे हैं जहाँ की ये मुफ्त में इसका जांच होता है, वहाँ पे जा करके अपना पानी का जांच करा लें। नमूना लेने के बाद बोतल पर एक पक्षक लगाएं और उस पर जल स्रोतों का नाम लिखें जहां से आपने नमूना लिया है, जैसे कुआं, तालाब, नलकूप आदि। इसी प्रकार से खेत का नाम, खसरा, नंबर, कौन सी फसल लगाना है, किसका नाम इत्यादि। ये सब काम करने के बाद अपनी नजदीकी कृषि, मिट्टी एवं जल परीक्षण केंद्र, कृषि विश्वविद्यालयों आदि में पानी की जाँच करा सकते हैं। उसके बाद जो भी किसान भाइयों, जितना भी आपको जांच करना है जो आपसे नहीं हो रहा है, तो बिरसा कृषि विश्वविद्यालय कांके रांची में हमारा मृदा विज्ञान विभाग में जल की जांच मुफ्त में होती है किसान भाइयों के लिए। वो वहाँ पे आकर के आप अपना पानी का जांच करा लें, ताकि पानी में किस लवण की मात्रा कितनी है, पानी में कितना कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट है, पानी में कितना विद्युत चालक है, पानी अम्लीय है कि क्षारीय है, या पानी में विषाणु या जीवाणु जो कि दुर्गंध फैलाती है वो उसकी मात्रा कितनी है, इसका पता करें। और अपना तो है ही, साथ साथ हमारे जो भी साग सब्जी या फल आप उगा रहे हैं वो ऐसा न हो कि स्वास्थ्य के लिए लाभदायक नहीं हो करके हानिकारक हो। इस सब तमाम बातों को ध्यान रखते हुए आप पानी जिसका जल का जो आप सिंचाई में उपयोग कर रहे हैं उसका जांच अवश्य कराएं और समृद्ध बने, और आपका स्वास्थ्य की हम कामना करते हैं। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। और ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में एक बार फिर से स्वागत है। जायद के मौसम में कई किसान मूंग की खेती करते हैं। फिलहाल ये फसल अभी बढ़वार की अवस्था में है, लेकिन पिछले कुछ दिनों तापमान में हुए उतार चढ़ाव के कारण इसमें अभी रोगों का प्रकोप बढ़ गया है। तो इन रोगों का पहचान कर आप इनका सही तरीके से नियंत्रण कैसे करें, जानते हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर भागलपुर के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर RN गुप्ता से। जैसा कि आप जानते हैं कि मूंग एक महत्वपूर्ण दलहनी फसल है जो प्रायः ग्रीष्मकालीन और खरीफ के सीज़न में इसको उगाया जाता है। और ये जो मौसम होते हैं बीमारियों के लिए काफ़ी अनुकूल होते हैं। इसमें बहुत सारे रोग लगते हैं, लेकिन इसमें जो सबसे प्रमुख रोग लगते हैं वो पीली चितेरी रोग बोलते हैं, येलो मोज़ेक डिजीज। मूंग की फसल में पीला मोज़ेक रोग यह विषाणु जनित रोग है। इस रोग का वाहक सफेद मक्खी के द्वारा फैलता है। इसमें पत्तियों पर अनियमित पीले एवं हरे रंग के धब्बे पड़ने लगते हैं, जो बाद में मिलकर बड़े बड़े धब्बों में परिवर्तन हो जाते हैं, जिससे संपूर्ण पत्ती पीली पड़ जाती है तथा पत्तियों में उत्तक क्षय भी होने लगता है।
संक्रमित पौधे में पुष्प एवं फलियां देर से तथा कम लगती है। इस रोग के लक्षण फलियों एवं दोनों पर भी दिखाई देते हैं। इसके रोकथाम के लिए रोग रोधी किस्मों का चयन करना चाहिए। डायोमेथोएट 30 EC 1 मिलीलीटर प्रति पानी में घोल बनाकर 2 या 3 बार 10 दिन के अंतराल पर आवश्यकता अनुसार छिड़काव करें। इसके अलावा एक और विषाणु जनित रोग है, वो लीफ कर्ल डिजीज है। उसमें पत्तियां मुड़ जाती है। ये भी वायरस से होता है, विषाणु जनित रोग है और ये थ्रिप्स के द्वारा फैलते हैं। इस रोग के पहचान में होती है कि पत्तियां जो है ऊपर की तरफ मुड़ जाती है, अपवार्ड कर्लिंग हो जाती है। ये थ्रिप्स का खास गुण होता है। ये भी एक रस चूसने वाले कीट होते हैं और उससे ही इसका फैलाव होता है। मूंग के पौधों का रस चूसकर उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं। इसके प्रकोप से पौधे पीले पड़कर कमजोर हो जाते हैं, उनमें विकार भी आ जाता है। किसान बुआई से पहले बीजों का थायोमेथोक्सम 10 WS 2 मिलीलीटर प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से उपचार करें। इसके बाद थायोमेथोक्सम 25 WG 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के घोल छिड़काव करने से भी की समस्या से छुटकारा पाया जा सकता है। तो इसको नियंत्रण करने के लिए भी आपको यही दवा का इस्तेमाल करना है, क्योंकि जितने भी चूसने वाले कीट हैं उसके लिए इमिडाक्लोप्रिड की दवा का ही इस्तेमाल करना चाहिए। ये काफ़ी प्रभावी देखा गया है। तो ये प्रमुख जो है विषाणु जनित रोग हैं जो कि काफ़ी उत्पादन में कमी लाते हैं। तो पत्तियों में लगने वाले प्रमुख रोग में है आपको सर्कोस्पोरा लीफ स्पॉट, जिसको बूंदकी रोग भी बोलते हैं। इसमें जो है ये सर्कोस्पोरा कुरेंटा नामक फफूंद के द्वारा फैलता है। इसमें पत्तियों पर छोटे जो है धब्बे धब्बे बनते हैं। ये धब्बे अंदर में हल्के गहरे रंग के होते हैं और उसकी बाहरी सतह जो है गहरे रंग की हो जाती है और ये भूरे रंग के धब्बे बन जाते हैं। पहले ये धब्बे छोटे होते हैं, बाद में ये कालांतर में धब्बे बड़े हो जाते हैं और पूरी पत्तियों पर फैल जाते हैं। फलस्वरूप जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बाधित होती है और फलता उत्पादन में कमी आती है। तो इस तरह से लक्षण पत्तियों पर दिखाई पड़ते हैं, कुछ तनों पर भी दिखाई पड़ते हैं और फलियां बनते हैं उसमें भी दिखाई पड़ते हैं। तो इस तरह से इस रोग को पहचान कर सकते हैं। और जहाँ तक इसके नियंत्रण की बात होती है तो नियंत्रण करने के लिए पहले तो बीज उपचार करके ही लगाना है। बीज उपचार में जो दवा आती है कार्बेंडाजिम या कार्बोक्जिन, इसका 2 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से बीज का उपचार कर देना है। उपचारित बीज को ही लगाना है। दूसरी बात, जैसे ही पत्तियों पर लक्षण दिखाई पड़े उस समय दवा आती है, मिश्रित फंजीसाइड है, कार्बेंडाजिम और मैनकोजेब आधारित दवा है, उसका 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से स्प्रे कर देना है और ज़रूरत पड़ने पर उसकी दूसरी छिड़काव करनी है। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी रोचक जानकारियां। कहीं नहीं जाइएगा, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। मौसम विभाग की रिपोर्ट पर साप्ताहिक कृषि सलाह कुछ इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा डॉक्टर RPCAU पूसा समस्तीपुर के मौसम विज्ञान विभाग के सहयोग से जारी मौसम पूर्वानुमान के अनुसार पूर्वानुमानित अवधि में उत्तर बिहार के जिलों में आसमान में हल्के बादल रह सकते हैं। हालांकि पूर्वानुमानित अवधि में आमतौर पर मौसम के शुष्क रहने की संभावना है। इस अवधि में अधिकतम तापमान 38 से 40 डिग्री सेल्सियस के बीच
रहने की संभावना है, जबकि न्यूनतम तापमान 22 से 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। मौसम के मिजाज को देखते हुए किसानों को सलाह दी जाती है कि फसल की कटाई के बाद खाली खेतों की गहरी जुताई कर खेत को खुला छोड़ दें, ताकि सूर्य की तेज धूप से मिट्टी में छिपे कीटों के अंडे, प्यूपा एवं घास के बीज नष्ट हो सकें। खरीफ धान की नर्सरी के लिए खेत की तैयारी करें। स्वस्थ पौध के लिए नर्सरी में सड़ी गोबर की खाद का व्यवहार करें। बीज की व्यवस्था प्रमाणित स्रोत से करें। देर से पकने वाली किस्मों की नर्सरी 25 मई से लगा सकते हैं। खरीफ मक्का की बुआई के लिए खेत की तैयारी करें। खेत की जुताई में 10 से 15 टन गोबर की सड़ी खाद प्रति हेक्टेयर की दर से व्यवहार करें। खरीफ मक्का की बुआई 25 मई से करें। गर्मी वाली सब्जियों जैसे भिंडी, नेनुआ, करेला, लौकी और खीरा की फसल में आवश्यकता अनुसार सिंचाई करके निराई गुड़ाई करें। फल मक्खी लतर वाली सब्जियों जैसे नेनुआ, करेला, लौकी, कद्दू और खीरा फसल को क्षति पहुंचाने वाला प्रमुख कीट है। यह घरेलू मक्खी की तरह दिखाई देने वाली भूरे रंग की होती है। इसकी मादा कीट मुलायम फलों की त्वचा के अंदर अंडे देती है। अंडे से पिल्लू निकलकर अंदर ही अंदर फलों के भीतरी भाग को खाता है, जिसके कारण पूरा फल सड़कर नष्ट हो जाता है। इस कीट का प्रकोप होते ही 1 किलोग्राम छोआ गुड़ के साथ 2 लीटर मेलाथियन 50 ईसी को 100 लीटर पानी में घोलकर 15 दिनों के अंतराल पर 2 बार छिड़काव आसमान साफ रहने पर ही करें। मूंग और उड़द की फसल में रस चूसक कीट, माहू, हरा फुदका, सफेद मक्खी व थ्रिप्स कीट की निगरानी करते रहें। ये कीट पौधे की पत्तियों, कोमल टहनियों, फूल व अपरिपक्व फलियों से रस चूसते हैं और सफेद मक्खी पीला मोज़ेक रोग को फैलाने का काम करती है। इन कीटों का प्रकोप दिखाई देने पर बचाव के लिए मेलाथियन 50 ईसी 1 लीटर प्रति हेक्टेयर दर से फसल में छिड़काव आसमान साफ रहने पर ही करें। भिंडी की फसल में लीफ हॉपर कीट द्वारा भारी नुकसान होता है। इस कीट के नवजात एवं एडल्ट दोनों ही पत्तियों पर चिपक कर रस चूसते हैं। इमिडाक्लोप्रिड 17.8 SL की 1 मिलीलीटर मात्रा प्रति 3 लीटर पानी की दर से घोल बनाकर छिड़काव करें। मूंग और उड़द में कीट और रोग व्याधि की नियमित रूप से निगरानी करते रहें। इन फसलों में सफेद मक्खी, जो कि एक रस चूसक कीट है, के द्वारा प्रसारित होने वाला एक विनाशकारी रोग पीला मोज़ेक विषाणु रोग है। उपचार के लिए रोग ग्रसित पौधों को शुरू में ही उखाड़ कर नष्ट कर दें और इन कीटों के नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोप्रिड 17.8 SL की 0.3 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर छिड़काव करें। अदरक की बुआई 15 मई से शुरू करें। अदरक की मरान एवं नदिया किस्में उत्तर बिहार के लिए अनुशंसित हैं। अदरक के लिए बीज की मात्रा 18 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। बीज प्रकंद का आकार 20 से 30 ग्राम होना चाहिए, जिसमें 3 से 4 स्वस्थ कलियां हों। हल्दी की बुआई 15 मई से शुरू करें। हल्दी की राजेंद्र सोनिया, राजेंद्र सोनाली किस्में उत्तर बिहार के लिए अनुशंसित हैं। हल्दी के लिए बीज की मात्रा 20 से 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर रखें। बीज प्रकंद का आकार 30 से 35 ग्राम हो। अच्छी उपज के लिए 2.5 ग्राम कार्बेंडाजिम से प्रति किलोग्राम बीज का उपचार करें। अभी के समय में गलघोंटू एवं लंगड़ी रोग से बचाव के लिए टीकाकरण कराने की आवश्यकता है। सभी दुधारू पशुओं में टीकाकरण अवश्य कराएं। नए गेहूं के भूसा को खिलाने से पहले करीब 2 घंटा पानी में फुला लें एवं 50 ग्राम खनिज मिश्रण और 50 ग्राम नमक चारा दाना मिलाकर खिलाएं। आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। आज की अन्नदाता हेल्पलाइन में हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है गांव राजापुर, जिला नवादा के वेद प्रकाश ने। आपने दलहनी फसलों में राइजोबियम कल्चर के प्रयोग और इससे होने वाले लाभों के बारे में जानकारी चाहिए है, तो वेद प्रकाश जी इसकी जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। वर्तमान समय में जैविक खेती की ओर हमारे किसान भाइयों का रुझान तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में हम बात करते हैं जैव उर्वरकों की। तो जैव उर्वरक, जो कि विभिन्न प्रकार के जैव उर्वरकों का उत्पादन किया जाता है। जैव उर्वरक एक ऐसा उर्वरक है जिसे प्रकृति में मौजूद सूक्ष्म जीवों से तैयार किया जाता है।
आज कई तरह के जैव उर्वरक बाजार में मौजूद हैं, जिनका प्रयोग जरूरत के हिसाब से किसान करते हैं। इन्हीं उर्वरकों में आज हम राइजोबियम जैव उर्वरक की बात कर रहे हैं। विभिन्न प्रकार की फसलों की खेती की जाती है, जिसमें चना है, अरहर है, मटर है, मसूर है, अलसी है, ऐसी विभिन्न प्रकार की दलहनी फसलें जिनकी खेती होती है। इनमें अगर हम बात करें बीजोपचार की, तो राइजोबियम कल्चर, जिसे राइजोबियम टीका या जैव उर्वरक कहते हैं, इसका बहुतायत में हमारे किसान भाई उपयोग करते हैं। अगर हम इसकी बात करें तो राइजोबियम एक प्रकार का जो मृदा जनित बैक्टीरिया का एक समूह है, और दलहनी फसलों में हमने देखा होगा कि हमारी जड़ों में, जो नीचे भूमि के अंदर जड़ों में विभिन्न प्रकार की छोटी छोटी गांठें होती हैं। इन गांठों में जितनी ज़्यादा संख्या हमारी दलहनी फसलों में रूट में या जड़ों में होगी, उतनी ज़्यादा मात्रा में उन्हें नाइट्रोजन का, जो वातावरण में हमारी बहुत मात्रा में नाइट्रोजन उपलब्ध है, जिसका अवशोषण करते हैं, और इनके अवशोषण के माध्यम से पौधों को नाइट्रोजन की उपलब्धता हो जाती है। इस जैव उर्वरक का प्रयोग दलहनी फसलों में किया जाता है, क्योंकि दलहनी फसलों की जड़ों में राइजोबियम नामक जीवाणु होता है, जो वायुमंडल में मौजूद नाइट्रोजन को अवशोषित करके मृदा के अंदर इकट्ठा करता है, जिससे दलहनी फसलों को तो लाभ मिलता ही है, अगली फसल को भी फायदा होता है। बात आती है गुणवत्तापूर्ण जैव उर्वरक के इस्तेमाल की, तो जवाहर जैव उर्वरक जो राइजोबियम कल्चर है, उसका दलहनी फसलों के लिए हमारे केंद्र के माध्यम से बहुत बेहतरीन उच्च गुणवत्ता का राइजोबियम कल्चर का उत्पादन किया जाता है, जिसमें तरल एवं पाउडर का जो माध्यम है, दोनों के रूप में यहाँ पे तैयार किया जाता है। पाउडर में अगर हम बात करें तो 200 ग्राम के पैकेट, और इसके साथ ही अगर हम तरल में बात करें तो 1 लीटर का एक पूरा बोतल तैयार की जाती है। इनका इस्तेमाल हम किसानों को दलहनी फसलों में उपयोग हेतु विशेष रूप से किसानों को सिफारिश करते हैं। राइजोबियम नामक जीवाणु, जो कि दलहनी फसलों की जड़ों में मौजूद रहता है, जो बहुत धीरे धीरे काम करता है, इसकी सक्रियता को बढ़ाने के लिए प्रयोगशाला में तैयार राइजोबियम कल्चर का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार से जो विभिन्न प्रकार की जो हमारी फसलों, उसमें हम राइजोबियम की सिफारिश करते हैं। इसके लाभ की बात करें तो गांठों की संख्या बढ़ती है, साथ ही साथ पौधे की जो बढ़वार है वो बहुत अच्छी होती है, दाने की जो संख्या है और दाने की जो हमारी फलियां हैं उनकी भी क्वालिटी बहुत अच्छी बन जाती है। इसके साथ ही उत्पादन में जो कमी होती है उसमें लगभग 15 से 20% तक उत्पादन में बढ़ोतरी हो जाती है। इस प्रकार से हमारे किसान भाई राइजोबियम का जो उपयोग करते हैं तो निश्चित रूप से फसलोत्पादन में लाभ होता है, जो भी हमारी दलहनी फसल होती है। फसलों में नाइट्रोजन तत्व मुख्य पोषक तत्व है, जिसे यूरिया या अन्य माध्यम से फसलों को दिया जाता है, लेकिन दलहनी फसलों में अगर इस कल्चर का प्रयोग करते हैं तो अलग से नाइट्रोजन की मात्रा बहुत कम देनी पड़ती है। अब बात आती है कि इसका उपयोग कैसे करें। तो हमारी जितनी भी दलहनी फसलें हैं उसमें अगर हम उपयोग की बात करते हैं तो हमें जो तरल जैव उर्वरक है उसको बीजोपचार में विशेष रूप से उपयोग करना चाहिए, जिससे उसका लाभ हमारी फसलों में बहुत अच्छे से मिले। तो सबसे पहली बात आती है कि 1 किलोग्राम अगर हमारा बीज है तो उसमें लगभग 8 से 10 मिलीलीटर हमारा जो राइजोबियम कल्चर है उसको अच्छी तरीके से मिलाकर और उसका उपयोग करना चाहिए। इसका बीजोपचार की बात हो गई। इसके साथ ही हम उपचार की और भी विधि हैं, लेकिन हम बीजोपचार के लिए दलहनी फसलों में विशेष रूप से हमारे जो राइजोबियम कल्चर है उसका इस्तेमाल करने की बात करते हैं। अगर पाउडर के रूप में प्रयोग करना है तो 1 किलोग्राम बीज को उपचारित करने के लिए 20 ग्राम राइजोबियम कल्चर का प्रयोग किया जाता है। कल्चर में गुड़ मिलाकर ही बीज उपचार करें, जिससे बीज पर कल्चर ठीक से चिपक जाए। तो इस प्रकार से हम राइजोबियम जो हमारा कल्चर है, जिसे राइजोबियम टीका भी कहते हैं हमारे किसान भाई, क्योंकि जब भी टीका का इस्तेमाल किया जाता है तो वो एक बहुत अच्छी हमें एक सकारात्मकता के लिए दिया जाता है। तो मैं किसान भाइयों को ये सिफारिश करूंगा कि जितनी भी हमारी दलहनी फसलें हैं उसमें राइजोबियम कल्चर की उपयोग अवश्य करें। ये बहुत ही उपयोगी है, भूमि के लिए अनुकूल है, सस्ता है, साथ ही हमारी जो नाइट्रोजन है या जो हम यूरिया के रूप में देते हैं उसकी खपत में कमी करता है और आपको बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होता है कम लागत में। और एक नजर डालते हैं राज्य की कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।
किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझाव के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512 और साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है p18annadatta@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088926163 पर सोमवार से लेकर शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। और अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर होगी मुलाकात कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।